अधिगम यानी कि लर्निंग। अधिगम अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन करता है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वुडवर्थ के अनुसार लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वुडवर्थ। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाना है। सीखना बुद्धि का विकास करना है। सीखना अनुभव का संगठन है। सीखना एक खोज करना है। अर्थात नियमित रूप से प्राप्त नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। गिलफोर्ड। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। स्किनर। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। गेट्स। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार नया ज्ञान आदत एवं अभियोगिता को अर्जित करना ही अधिगम है। अधिगम के सोपान अभिप्रेरण, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, पुनर्वलन, अनुभवों का संगठन और लक्ष्य। अधिगम का पर्यावरणीय सिद्धांत रोजर्स ने दिया। अधिगम का समतात्विक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। सीखने की विशेषताएं सिम्पसन व योकम के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्न है। सीखना परिवर्तन है। सीखना सतत प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना विकास है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना अनुकूलन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण व विवेकपूर्ण है। सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। सीखना खोज एवं वातावरण की उपज है। सिम्पसन के अनुसार वे दशाएं जो उत्तम स्वास्थ्य रखने की आदत, अध्ययन की अच्छी आदतें, स्वेगात्मक संतुलन, कार्य संबंधी परिपक्वता, उत्तम सामाजिक अनुकूलन, अंधविश्वासों से मुक्ति, शारीरिक दोषों से मुक्त होती है, प्रभावी तरीके से सीखने में मदद करती है। सिम्पसन ने सीखने की अवस्था है। सीखने को मुख्यतः 3 अवस्था में बांटा गया। प्रारंभिक अवस्था। आरंभ में सीखने की गति साधारणतः तेज होती है पर यह आवश्यक भी नहीं है। स्टर्ट व ओडन के अनुसार उन्नति की गति समान नहीं होती। अंतिम अवस्था की तुलना में प्रारंभिक अवस्था में उन्नति की गति बहुत अधिक होती है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार सीखने की प्रारंभिक गति बहुत तीव्र होती है पर इसे किसी भी दशा में सार्वभौमिक स्थिति नहीं मान सकते। मध्य अवस्था। सीखने में उन्नति का रूप स्थायी नहीं है। मध्य अवस्था में कई बार सिरदर्द, लापरवाही, ध्यान विचलन आदि के कारण अवनति होती है। स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है पर सीखने वाले की सामान्य प्रगति एक निश्चित दिशा में होती रहती है। अंतिम अवस्था। जैसे जैसे सीखने की अंतिम अवस्था आती है सामान्यतः सीखने की गति धीमी पड़ जाती है। अंत में व्यक्ति को चरम अवस्था प्राप्त होती है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार सिद्धांत सीखने में उन्नति की पूर्ण सीमा संभव है परंतु व्यावहारिक रूप से सीखने की पूर्ण सीमा संभव नहीं। सीखने में पठार। नवीन बात सीखते हैं तो सीखने में लगातार उन्नति नहीं होती है बल्कि कभी तीव्र तो कभी मंद गति से अधिगम होता है। सीखने की वह अवस्था जब उन्नति बिल्कुल रुक जाती है उसे सीखने के पठार कहते हैं। ग्राह पर इस अवस्था को एक सीधी रेखा या सपाट रेखा से दिखाते हैं। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के जनक एन काउडर है। क्रियात्मक अनुबंधन के सिद्धांत देने वाले स्किनर है। रॉस के अनुसार सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने में कोई उन्नति नहीं होती है। सीखने के पठार का समय व अवधि निश्चित नहीं होती है। रेक्स व नाइट के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंच जाता है वह दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। सीखने की पठारों का कारण सीखने की अनुचित विधि, पुरानी आदतों व नई आदतों में संघर्ष, कार्य में जटिलता, शारीरिक कार्य क्षमता की सीमा, कार्य के किसी महत्वपूर्ण भाग को सीखने में विफलता, परिपक्वता की अवस्था। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत 2 प्रकार से वर्गीकृत हैं। अधिगम के साहचर्य सिद्धांत SR थ्योरी और अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र SOR थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक ने 1913 में दिया। ठीक है। प्रयोग भूखी बिल्ली, पिंजरे में बंद, बाहर मछली का टुकड़ा, उद्दीपक अर्थात
उद्दीपन से अनुक्रिया होना। भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम निकलता है प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है, अर्थात दोनों में संबंध अथवा बंधन होता है। इस आधार पर इस सिद्धांत का एक और नाम निकलता है संभववाद या बंधन का सिद्धांत। थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के नियम। मुख्य नियम: तत्परता का नियम, रुचि का नियम। जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है, उस समय कार्य करते हुए वह सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर लेता है, उसमें उसकी रुचि का विशेष महत्व है। घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए घोड़े की रुचि आवश्यक है। अच्छा अध्यापक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है। जॉन लॉक। ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ नामक पुस्तक क्लिफर्ड बियर ने लिखी। ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ पुस्तक क्लिफर्ड बियर। अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम या अनुपयोग का नियम। कार्य को प्रयत्न द्वारा बार बार दोहराने पर उसे अभ्यास हो जाता है, जिससे वह सरल बनाता है। काम आने वाला अभ्यास उपयोगी होने से लंबे समय तक बना रहता है, जबकि अभ्यास अनुपयोगी होता है। जो अभ्यास अनुपयोगी होता है उस व्यक्ति विस्मृत हो जाता है। परिणाम या प्रभाव का नियम। कार्य के होने के बाद उसके परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। सकारात्मक परिणाम प्राणी को संतोष प्रदान करता है, जबकि नकारात्मक परिणाम प्राणी पर असंतोष पैदा करता है। इसलिए इसे संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। गौण नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। किसी भी कार्य को विभिन्न प्रकार से पूरा करने का प्रयास। आंशिक विन्यास का नियम, किसी भी कार्य के प्रति होने वाली मानसिकता। आंशिक क्रिया का नियम, किसी बड़े कार्य को अंशों में विभाजित करके पूरा करना। सदृश्यता का नियम, एक बार देखे हुए कार्य के समान दूसरा कार्य करते समय पिछला अनुभव का उपयोग। शास्त्रीय व्यवहार परिवर्तन का नियम, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। शैक्षिक महत्व, पूर्व में की गई गलतियों से होने वाले अनुभव से लाभ उठाना इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत निरंतर प्रयास पर बल देता है। यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को लक्ष्य तो मालूम होता है, लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग नहीं। विभिन्न प्रयासों के माध्यम से वह लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग तलाश करता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक आशावादी व असफलता में सफलता देखने वाला बनता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। छोटे बालकों के सीखने के लिए यह सिद्धांत विशेष उपयोगी। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशन ऑफ रेस्पॉन्स थ्योरी। रूस के शरीर क्रिया शास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग 1904 में सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया। शास्त्रीय अनुबंधन, संबंध प्रत्यावर्तन या प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। कॉलसैनिक। जो क्रिया लार का गिरना स्वाभाविक गति पर भोजन के प्रति हो रही है, वही क्रिया अस्वाभाविक गति पर घंटे के प्रति होने लगी। इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया यानी अनुबंधन के माध्यम से अनुक्रिया करवाना। बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक घंटे ही प्रस्तुत किए जाने पर अंततः अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। कुत्तो हम जाकर मार संसूत या बढ़ावे घंटी बजा में रोटी लगा को लार गिरनी थोड़ा देर बंद हो जाए। शैक्षिक महत्व, प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क रहता है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। यह सिद्धांत पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल देता है। शिक्षण में सर्वे व दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिकरण में सहयोगी, भाषा को सीखने और सिखाने के लिए यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है तथा आदतों के विकास में सहयोगी। इस सिद्धांत के अनुसार बालक से कभी भी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति न करें जो आगे चलकर कुंठा में बदल जाए, क्योंकि बालक में प्रेम व घृणा का विकास इसी प्रकार होता है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है, भय का निवारण करता है। पुनर्बलन प्रबलन का सिद्धांत, अमेरिकी विद्वान क्लार्क ए हल ने 1915 में प्रतिपादित किया। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में वर्णित किया। हल ने थॉर्नडाइक के समान ही भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया और उद्दीपन अनुक्रिया का उपयोग समझा, लेकिन सिद्धांत थॉर्नडाइक से हटकर दिया। इन्होंने आवश्यकता पूर्ति पर बल दिया और कहा कि सीखना आवश्यकता पूर्ति प्रक्रिया द्वारा होता है। इनके सिद्धांत को स्किनर ने अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। उपयोगिता, सीखने में पुनर्बलन का महत्व समझा। सीखने के लिए अत्यधिक प्रेरक शक्ति मिलना। पाठ्यक्रम निर्माण में जिज्ञासा पूर्ति पर ध्यान रखने में पुनर्बलन द्वारा बालक की आवश्यकता पूर्ति द्वारा उचित अधिगम। सक्रिय अनुबंधन एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑपरेंड
कंडीशनिंग थ्योरी 1938 में अमेरिकी विद्वान स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे एवं कबूतरों पर करते हुए यह सिद्धांत दिया। प्रयोग चूहा कबूतर स्किनर बॉक्स में बंद उछल कूद करने के कारण लीवर दबने से भोजन की प्राप्ति होना द्वारा सिद्धांत प्रतिपादन 1904 में प्रकाशित एडोलसेंस नामक पुस्तक स्टैनले हॉल ने लिखी। किशोर अवस्था से संबंधित एडोलसेंस अचानक प्राप्त होने वाला अनुभव आहा अनुभव अचानक होते हैं आहा अनुभव गलत। स्किनर क्रियाओं पर विशेष जोर देते हैं, इसलिए ने एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया। स्किनर का मानना है कि क्रिया करने के तुरंत बाद पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति और अधिक तीव्रता आ जाती है। शैक्षिक महत्व वांछित अनुक्रिया के पुनर्बलीकरण से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। क्रिया के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। इस सिद्धांत में चूहे को भोजन का मिलना उसके लिए उचित पुनर्बलन है। इसी प्रकार प्रशंसा के दो शब्द पुरस्कार आदि बच्चों की दृष्टि से उचित पुनर्बलन। गेस्टोल सिद्धांत या सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत। गेस्टोल जर्मन भाषा के शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णकार या समग्र। 1920 में जर्मनी में गेस्टोल संप्रदाय का उदय मैक्स वर्दिमर के प्रयासों से हुआ। इस संप्रदाय से संबंधित प्रमुख व्यक्ति मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका और लेविन यानी कूट लेविन थे। ये सभी गेस्टोलवादी कहलाए। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो गेस्टोल सिद्धांत कहलाया। यह सिद्धांत 1925 में प्रतिपादित हुआ। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। प्रयोग चिंपैंजी सुल्तान कमरे में बंद छत पर लटके केले सूझ बूझ का प्रयोग कर बॉक्स पर चढ़कर केले प्राप्त करना। इस प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बना। शैक्षिक महत्व छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो जाता है वे प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखते हैं, लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है वे सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखते हैं। पूर्ण से अंश की और शिक्षा सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। पाठ्यक्रम का निर्धारण इसी सिद्धांत पर आधारित है। अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को समस्याओं का पूरा ज्ञान करावे। यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण होगा तो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो सकेगी। इस सिद्धांत के द्वारा सीखने से बालक की विचार शक्ति, चिंतन शक्ति, निरीक्षण शक्ति आदि का विकास होता है। विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सीखने और सिखाने के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ऐसी भावना किशोरावस्था में पैदा होती है। चेन पियाजे मूलतः स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अनुसंधान व समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत का विशेष उपयोगिता है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है, तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा कनाडा का था। सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग थ्योरी समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाए। गुड़िया एवं जीवित जोकर बांडुरा नाम से गुड़िया बांडुरा नाम ही जोकर की तरह ही है। जोकर है तो जोकर गुड़िया से खेलता है, यानी गुड़िया व जीवित जोकर पर की गई प्रयोग से बांडुरा ने निष्कर्ष निकाला कि बालक देखकर तो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। शैक्षिक महत्व बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सिद्धांत विशेष उपयोगी। छोटे बालक सही या तो गलत व्यवहार की में अंतर करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। यही कारण है कि वे गलत व्यवहार को अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं। अतः बालक के सामने सही व्यवहार वाले प्रतिमान को आकर्षित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। कक्षा परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव आदर्श व्यक्तित्व वाली प्रतिमान ही प्रस्तुत करना चाहिए। अधिगम स्थानांतरण जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कोलसनी के अनुसार अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत व अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। अंडरवुड के अनुसार अधिगम अंतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है। सकारात्मक स्थानांतरण जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है तो इसे सकारात्मक, धनात्मक एवं अनुकूल स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल चलाना आसानी से आ जाता है। नकारात्मक स्थानांतरण जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में बाधा बन जाए
तो इसे नकारात्मक या ऋणात्मक प्रतिकूल स्थानांतरण भी कहते हैं। जैसे कला विषय के विद्यार्थी को विज्ञान विषय पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है, शून्य स्थानांतरण। और नकारात्मक स्थानांतरण चाहे कुछ भी कहो, असंभव कुछ भी नहीं है। हम कला के फिर भी विज्ञान को पूरी देश से टाल मटोल कर सकते हैं। प्रयास और अभ्यास के द्वारा नकारात्मक को भी सकारात्मक बनाया जा सकता है। शून्य स्थानांतरण, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में न तो सहायक होता है न ही बाधक होता है, तो इसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कबीर के दोहे याद करने, रहीम के दोहे याद करने में उतना ही समय लगता है। 1978 में उदय शंकर ने बाला परिधि क्रांति का उल्लेख किया। मन ही मन बड़बड़ाना क्रोध स्थिति का सूचक है जो किशोर अवस्था में पाई जाती है। रॉबर्ट ज्ञान के अनुसार अधिगम 8 प्रकार का होता है। संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, प्रत्यय जैसे संप्रत्यय अधिगम भी कहते हैं, सिद्धांत अधिगम और सिद्धांत या नियम अधिगम, और समस्या समाधान। नीचे से ऊपर जाते हैं तो उच्च श्रेणी और जटिलता आती है। ठीक है, संकेत अधिगम सबसे आसानी से सीख सकते हैं और समस्या समाधान सर्वाधिक समय ध्याते रहे। संकेत अधिगम निम्न श्रेणी का होता है, जबकि समस्या समाधान अधिगम विश्व विकास का घोतक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: पूर्व अधिगम, सीखने की विधि या शिक्षण विधि, वातावरण, थकान और विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य या परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य परिपक्वता, अधिगम की इच्छा और अभिप्रेरण बुद्धि। शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है। जॉन लॉक, बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ब्रूनर। विगत परीक्षा में आए प्रश्न: एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने की अतिरिक्त ये विकास करता है। सामाजिक, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया सामाजिक परिपक्वता है। उत्तेजक तत्व तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व: व्यक्ति का तथा इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं, व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य अधिगम समायोजन। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह प्रेरणा। अधिगम प्रेरणा के बिना संभव नहीं। पहले अभी प्रेरणा आएगी सीखने की, तभी अधिगम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो अधिगम प्रक्रिया उत्पाद दोनों। कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं है? तथ्यों की शुद्धता। सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिकवाद के प्रवर्तक व्लादिमीर कोलर और कोपका। कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? अनुवाद करना। सक्रिय अनुक्रिया, अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया और संबंध पर आधारित है वह प्रभाव का नियम है। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। सक्रिय अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत है। विलुप्त होना परिणाम है। पुनर्बलन का अभाव अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यवहार का करना पक्ष है। सीखने का गतिक क्रियात्मक क्षेत्र। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इसी वृद्धि होती है, वह ज्ञान का सहसंबंध अंतरण कहलाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक है कोलर। कौन सा कार्य अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो मानव और भौतिक संसाधन। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक व्यवहारवाद है। बिहेवियरिज्म तो उसकी थी स्टैन लेवल की, ये तो व्यवहारवाद है। अधिगम आत्म ज्ञान है, अभिव्यक्तियों को अर्जित करना। उसके अनुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया? क्रो के अनुसार। कौन सी अवस्था संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? प्याजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह कथन गेट्स का एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता कौन सी अवधान? अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता अवधान है। गेस्टल्टवादी का जन्म व्लादिमीर। परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसने? परंपरागत संबंध पांडुरा।
संकेत अधिगम जो कहने के सीखने के सामान्य जाना जाता है साहचर्य का। रॉबर्ट गैन ने अधिगम की कितनी अवस्था बताई? 8। गैन ने 8 अवस्था बताई। संकेत, चलो छोड़ो, अभी याद की थी। अधिगम श्रृंखला संबंधित है गैन से। कौन सा सही नहीं है? कंकालायु। अब प्रश्न समझ नहीं आएगा और उसी तरीका को कौन सा सही नहीं, तो कंकालायु कैसे सही नहीं? मतलब कंकालायु नहीं होती है ना। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे। ज्ञानात्मक पक्ष यानी संज्ञानात्मक है। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा। ये उद्दीपक अनुक्रिया दोनों सामयिक हैं। पियाजे द्वारा प्रयुक्त किया गया नाम खोजे। स्कीमा। पियाजे ने स्कीमा का प्रयोग किया। जॉर्ज स्टैनहॉल ने किशोरावस्था को कैसे बताया? तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो समस्यात्मक समाधान। और निम्नतम संकेत दीर्घकालीन स्मृति बहुत हद तक सहायक है संकलित अभ्यास को। अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्र की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों और सहायक सामग्री के उपयोग पर। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करता है? विशुद्ध विज्ञान व्यवहारवाद। कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं? अनुभव। ज्ञान के अनुसार कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं? अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि तो उनका है गेस्टोलवाद वालों का। संबंधवाद या साहचर्य के सिद्धांत कौन सा बंध संबंधित है? उद्दीपन तथा प्रतिक्रिया। कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? संलग्नता। अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? दबाव। कौन सा युग्म सही नहीं है? जॉन डीवी। संरचनावाद नहीं, संरचनावाद वुंट का है। मिलान। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमा सिचमैन। पूछताछ सिचमैन। विकासात्मक जीन पियाजे। अग्रिम संगठक आशुबेल और सामाजिक अंतःक्रिया जॉन डीवी। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया। मुख्य कारक कौन से? पुनर्बलन। एक अच्छे अधिगमकर्ता की विशेषता है अवधान। ये क्वेश्चन पीछे वाला आया था। अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता कौन सी? अवधान। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रिया में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनने के अतिरिक्त ये विकास करता है सामाजिकरण का। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपयोग को निश्चित करना अधिगम के सिद्धांत है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। स्कीमा। ये तो कितना पन्ना है यार। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल ये देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। यही कहते हैं अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। ज्ञान रत्नात्मक सिद्धांत आधारित तय करके सीखना। विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि निर्देशन की सुविधाएं उपलब्ध है। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान। व्यवहार करना सीखने का गति की क्रियात्मक क्षेत्र है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। किशोरावस्था में किशोर किशोरी अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार भूल गए। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इव रूप से मदद करता है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इसे वृद्धि होती है। पुनर्बलन में किस परिस्थिति के अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन सहायता नहीं करता है? जब निर्देशन अधिगमकर्ता में पहले करने की क्षमता निर्मित करता है। कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? अनुवाद करना। सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सामयिक प्रतिक्रिया नहीं बनानी। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करेंगे तो वो सृजनात्मकता थोड़ी है। कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। जॉन डीवी कर्तव्यवाद, टीचनर संरचनावाद, कोपका गेस्टोलवाद, बॉस्टन व्यवहारवाद। जॉन डीवी कर्तव्यवाद और टीचनर संरचनावाद। ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी वुडवर्थ ने। थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव अनुक्रिया सिद्धांत, क्लार्क पुनर्बलन का सिद्धांत, कॉलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्लार्क का क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत।
अधिगम प्रक्रिया में सही जोड़ है। लक्ष्य समायोजन प्रेरक परिवर्तन, लक्ष्य समायोजन प्रेरक परिवर्तन। 16 नामक चिंपैंजी पर परीक्षण किसने किया? कॉलर ने। क्वेश्चन सभी आए हुए, जितने किताब में छपे हुए वो पूरे क्वेश्चन आज तक आ गए। कौन सा सत्य कथन है? घोड़े तो तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तत्परता से संबंधित है। ये शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए नियम को नहीं अपनाएंगे। प्रलोभन का नियम, प्रलोभन नहीं देना। अभी समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है वर्तिमार है अन्य। पहला घटना व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति। जिस अवस्था में चाहता है व्यवस्था की अवस्था है। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगम करते हुए क्या समझते हैं? अपनी उच्च स्तरीय संवेदनाओं के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आधारित है पारस्परिक शिक्षण पर सीखने की तत्परता, सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक है। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम असमता उत्पन्न हो सकती है। अधिगम निरोगिता एक चर अवस्था है। समस्या का छोटे हिस्सा में बांटना। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। जब बच्चा फेल होता है तो इसके तौर पर बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए थी। जब बच्चा फेल होता है तो इससे तात्पर्य है कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर बीजों की अनुकरण संकल्पनाओं के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय ज्ञानक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है। वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता। कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक। अधिगम असमता है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है। समस्या समाधान प्राय उन विद्यार्थियों में सफल है जहाँ परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता। शैक्षिक के बाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं जो अध्यापक या अध्यापक अपने विद्यार्थी की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं। उसके लिए कौन सा संबंधित मार्ग उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए? सामान्य अर्थ और अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावनाओं की आलोचना। आकलन की प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्वक होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुकरण का अंतर है अनुकरण का स्तर। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्न से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए सिद्धांत पर आधारित? अल्बर्ट बांडुरा। सामाजिक अध्ययन। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहा जाता है। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य समय सारणी तो बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। प्रतिक्रिया के विलोप होना। किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनरुत्थान। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जाता है। कौन सा किसका मिलन है? सामाजिक विकास वातावरण। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत है कि बच्चा कक्षा में स्वैगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? 7 अपने शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेने के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावे। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो सीखने के आकलन के समान है। अंतःपरक अनुदेशन। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का उपयोग करना है। निम्नलिखित में से शिक्षण की शैली के अतिरिक्त सभी कारक अधिगम असमता उत्पन्न हो सकती है। अधिगम का 100 नियम
का क्या अर्थ है? अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग, थोड़ा सहयोग देना। जब पूर्ण का अधिगम नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो अधिगम शून्य स्थान कहते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षक की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान से जोड़ सके। इससे ज्ञान के सहसंबंध के अंतरण को बढ़ावा मिलता है। व्यवहार का करना पक्ष सीखने की संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में किस चरण का बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संज्ञानात्मक चरण। किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो वह व्यवहार की अध्ययन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में विद्यार्थी की भूमिका पर बल देता है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस लाने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। कौन सा सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति से आप क्या करेंगे? तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। सीखना अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ज्ञान अधिगम का श्रेणी क्रम या सोपाने की सिद्धांत। बच्चे की संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है अधिगम कहलाता है। कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति स्मृति से संबंधित नहीं है। पावलोव के सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक है। व्यक्तिक भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिक भिन्नता शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने, गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिक भिन्नताओं के बारे में सर्वप्रथम गाल्टन ने अध्ययन किया। इसके अनुसार व्यक्तिक भिन्नता से अभिप्राय व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से जिसका मापन में मूल्यांकन किया जा सके। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार: शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता, बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, विचारों में भिन्नता, व्यक्तित्व में भिन्नता, विशेष योग्यता में भिन्नता, गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता के कारण। व्यक्तिक भिन्नता से तात्पर्य व्यक्ति विशेष के किसी गुण अथवा लक्षण विशेष के प्राप्तांक का उसके बड़े समूह का प्राप्त मध्यमान या विचलन होता है। वंशानुक्रम यह व्यक्तिक भिन्नता का पहला प्रमुख कारण है। बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है। इसलिए 3 नियम लागू होते हैं। समानता का नियम, जैसे माता पिता वैसी संतान। भिन्नता का नियम, जैसे माता पिता उनसे कुछ भिन्न संतान। प्रतिगमन का नियम, जैसे माता पिता उनसे ठीक विपरीत संतान। वातावरण ये व्यक्तित्व विभिन्नता का दूसरा प्रमुख कारण है। इसके अंतर्गत विभिन्न वातावरण आते हैं। पारिवारिक वातावरण, विद्यालय वातावरण, सामाजिक वातावरण, मतलब जातीय, देश, बुद्धि, शिक्षा, लिंग भेद, आर्थिक स्थिति, ग्रहण क्षमता, परिपक्वता, आयु, शरीर के रूप में, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, रुचि में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। टायलर के अनुसार विशिष्ट बालक या असाधारण बालक सामान्य दर्जे के बालकों से भिन्न होते हैं। ऐसे बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से बहुत आगे निकल जाते हैं फिर पीछे रह जाते हैं। विशिष्ट बालक का मतलब है आगे निकल सकते हैं और पीछे भी रह सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक संयोजन, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं, रुचियों की बहुलता से सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। टर्बन वोर्डन के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। रीमैन एवं स्किनर क्रोवेंट को प्रतिभाशाली बालकों के 2 प्रकार होते हैं। जैसे बालक जिनकी बुद्धि लेवल 130 से अधिक होती है, 130 नहीं 140 से अधिक होती है। तो सामान्य दर्जे के बालकों से भी सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। वे बालक जो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र, कला, अभिनय, संगीत, खेल आदि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर जाते रहे,
सामान्यतः टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं: अनुशासन प्रिय, सहनशील, धैर्यवान, मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ, आत्मसम्मान के साथ साथ दूसरों का सम्मान करना, कठिन विषयों में रुचि, मानसिक क्रिया में तीव्र गति से विकास, नेतृत्व क्षमता, विद्यालय जाने से पहले पढ़ना लिखना, स्वतंत्र निर्णय शक्ति। पिछड़े बालक, शैक्षिक दृष्टि। पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु स्तर के बालकों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षिक कमजोरी प्रस्तुत करते हैं। रोनाल्ड। सामान्यतः पिछड़े बालकों की श्रेणी में वे बालक आते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। बर्टन हॉल। पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। सिरिल बर्टन। एक पिछड़ा बालक मंदबुद्धि होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं। अर्थात प्रतिभाशाली तीव्र बुद्धि या सामान्य बालक की पिछड़ा हो सकता है। मारपीट, खेलकूद, कुश्ती, झगड़ा इत्यादि को लड़के एवं गुड़िया का खेल, सिलाई बुनाई को लड़कियां पसंद करती है, ये रुचिगत भिन्नता का सूचक है। पिछड़े बालकों की विशेषताएं: अमूर्त चिंतन का अभाव, सीखने की गति धीमी, मौलिकता का अभाव, बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य, कुसंवादित व्यवहार और निराशावादी। पिछड़ेपन के प्रकार: सामान्य पिछड़ा: यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कमजोर है तो इसे सामान्य पिछड़ा कहते हैं। सभी विषयों में कमजोर है तो सामान्य पिछड़ा। विशेष पिछड़ा: यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के एक या दो विषयों में कमजोर है तथा अन्य उनकी शैक्षिक उपलब्धि ठीक है तो इसे विशिष्ट पिछड़ा कहते हैं। सामान्य पिछड़ा तो सभी में पिछड़ा है। विशेष पिछड़ा मतलब एक दो विषय में। पिछड़ेपन के कारण: शारीरिक कारण, वातावरणीय कारण, मानसिक कारण, आर्थिक स्थिति और अयोग्य शिक्षक। मंदबुद्धि बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, मानसिक रूप से विकलांग बालक, धीमे गति से सीखने वाले बालक और विमंदित बालक। वे बालक मंदबुद्धि होते हैं जिनकी लब्धि 70 से कम होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ऐसे बालक मानसिक रूप से उसी प्रकार अपंग व बेबस होते हैं जिस प्रकार से शारीरिक रूप से विकलांग बालक अपनी शारीरिक योग्यताओं को काम में लाने की दृष्टि से होता है। ऐसे बालक अपने विकास काल में चलना फिरना, बातचीत करना तथा अन्य व्यवहार करना धीमी गति से सीखते हैं। ऐसे बालकों को जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं हो पाई जाती है। सीखने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ऐसे बालकों में हीनता की भावना तथा असफलता का भय पाया जाता है। ऐसे बालकों में तार्किक चिंतन तथा ध्यान संकेंद्रण की क्षमता सीमित होती है। ऐसे बालकों में उत्तरदायित्व की भावना भी सीमित होती है। ध्यातव्य रहे: मानसिक विमंदित बालकों के लिए मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम इस प्रकार के बालकों की पहचान 1913 में इंग्लैंड में की गई एवं इसके कल्याण हेतु मेंटल डिपेंडेंसी एक्ट बनाए गए। वर्तमान में मंदबुद्धि बालकों के लिए अमेरिकी संस्थान AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिपेंडेंसी, बाल अपराधी, बाल अपचारी, जो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समझदार अमूल्य व्यवहार के द्वारा करते हैं, बाल अपराधी कहलाते हैं। अर्थात सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर समाज विरोधी तरीके से किया जाने वाला कार्य बाल अपराध कहलाता है। बाल अपराध 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अपराध है। बाल अपराध पूर्ण अपराध न होकर अपराध की एक सीढ़ी है। बाल अपराध अपराध की एक सीढ़ी है, ठीक है। औसत समूह के मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संबंध में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। जेम्स ड्रेवर। बाल अपराध असामाजिक व्यवहार है। हेडफील्ड। बाल अपराध की परिभाषा में कानून के उस उल्लंघन को रखा जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने पर दंडनीय हो। चार्ल्स स्किनर। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है बाल अपराधी कहलाता है। हिली। विशेषताएं: ऐसे बालकों की शारीरिक संरचना आयताकार होती है तथा ये हष्टपुष्ट मांसपेशियों वाले होते हैं। ऐसे बालक संदेही, अपारंपरिक, निडर, आक्रामक तथा जोशीले होते हैं। ऐसे बालक शत्रुतापूर्ण भाव रखने वाले, विध्वंसात्मक तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे बालक सत्ता के विरोधी तथा सत्ता के आगे न झुकने वाले होते हैं। ऐसे बालकों में स्नेह का अभाव पाया जाता है। माता पिता की नैतिक मानदंड इन्हें निर्देशित नहीं कर पाते। कार्य: शिक्षण में बाधा उत्पन्न करना, कक्षा में देरी से आना, विद्यालय से भाग जाना, गृह कार्य नहीं करना, क्रोध या झगड़ा करना,
छोटे बालकों को तंग करना, कक्षा में चिड़चिड़ापन, विद्यालय में सामग्री को नुकसान पहुंचाना, विद्यालय की कार्रवाइयों के प्रति असंतोष व्यक्त करना, निरुद्देश्य भटकना, धोखाधड़ी व ठगी करना, जुआ खेलना, मादक पदार्थों का सेवन करना, अन्य असामाजिक व अनैतिक कार्य करना। मेरा मानना तो ये है कि यदि कोई बालक असामाजिक बनता है तो उसके पीछे पूर्ण रूप से जिम्मेदार उसके माता पिता होते हैं। शिक्षक भी विद्यालय में, शिक्षक के पास तो बच्चा थोड़े समय के लिए होता है। यदि माता पिता यदि बच्चे को प्रारंभ से ही ऐसी बातों को उदाहरणों के द्वारा, जो अपराधी होते हैं उनके उदाहरण सुने जाए, तो वो बच्चा ऐसे काम करेगा ही नहीं। किंतु यदि बच्चा एक दो अपराध करता है, चोरी करना, डकैती डालना ऐसे करता है, और माता पिता यदि उसकी सराहना करते हैं, तभी वो बच्चा डाकू बनना स्पष्ट हो जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण कार्य में ध्यान रखने योग्य बातें: अभिप्रेत करते हुए शिक्षण कराना, रुचि में अधिगम तत्परता जागृत करना, व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना, शिक्षक को बाल विज्ञान का ज्ञान होना, शिक्षक द्वारा बालक को पहचानना, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, सर्वे दृश्य सामग्री का उपयोग करना, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, विशेष बालकों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था, योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन, प्रतिभाशाली बालकों को नेतृत्व का प्रशिक्षण, मंदबुद्धि बालकों के लिए अध्यक्ष की गति धीमी रखना व पाठ को बार बार दोहराना, शारीरिक व मानसिक विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करना, स्वयं करके सीखने की पद्धति का प्रयोग करना, शारीरिक दोषों की ओर ध्यान देना, विद्यालय में शारीरिक जांच व उपचार की व्यवस्था करना, विद्यालय का वातावरण स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक, प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में किलपैट्रिक मूलतः राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में किलपैट्रिक मूलतः अमेरिका के थे। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे। अनुशासन बनाना है तो बच्चों को तो छोटी छोटी समस्या दे दी जाए। किशोर अपराध के उपचार हेतु कौन सा तरीका है? संगीत साहित्य के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि केस स्टडी विधि। व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? तो प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से असक्षम, सामाजिक रूप से असक्षम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे किलपैट्रिक। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है ब्रेल लिपि। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन या कलह रहना। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अनुवांशिक रचना वातावरण अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशालीता होती है। बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थी को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी सहायता के अपने
सामर्थ्य का रूप विकसित करते हैं, सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्ति भिन्नता का। पर्सनालिटी अब आगे पढ़ेंगे।